व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ होम्योस्टेसिस का। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 15 और उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस। तो आज हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर की बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 है जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? होम्योस्टेसिस, अगर होम्यो ये वर्ड निकला है होम से, स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। जिस तरह हम अपने घर को मेंटेन रखते हैं, अपने घर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स को भी अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? होम्योस्टेसिस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, डेफिनेशन करनी देती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, from the harms of fluctuation in external environment। इसका मतलब ये है कि हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लाइक अगर बाहर कोई चेंजेस आती है तो ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है या हमारी बॉडी के अंदर की जो कंडीशंस है वो मेंटेन रहे। अगर हमारा सेल मेंटेन नहीं करता इंटरनल कंडीशंस को, दैन वो सेल कभी भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये होम्योस्टेसिस का वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब सेल, ये लाइक एक सेल है, ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आएगी। बट अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है तो सेल कभी भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए सेल्स के पास प्रॉपर कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। तो जब वो मेंटेन करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो अगेन एक बार जो डेफिनेशन है रीड कर देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। हार्म्स का मतलब होता है नुकसानात, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव या चेंजेस। इसका मतलब होता है चेंजेस। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल चेंजेस आती हैं तो उसको ज़रूरी है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हार्मफुल चेंजेस आती है तो सेल को चाहिए कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे। तो इस कुछ सेल्स के कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के। हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। मतलब क्या कि ये चेंजेस जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर। इसके अलावा वेस्ट मटीरियल्स, और थर्ड पे वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर एंड सल्यूट। अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बट सेल के पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके बारे में हम जहाँ रीड करेंगे तो वो कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए सेल अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो कौन से मैकेनिज्म है? टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए सेल के पास कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं, लाइक थर्मोरेगुलेशन। थर्म का वर्ड हीट से निकला है। थर्म का वर्ड हीट से निकला है। रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन, टू रेगुलेट, टू कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? टू मेंटेन या टू
इस मैकेनिज्म को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशंस। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सेल क्या परफॉर्म करेगा, कौन सा मैकेनिज्म, थर्मोरेगुलेशंस। तो थर्मोरेगुलेशंस में आई थिंक समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, हीट को मेंटेन किया जाता है। जब वेस्ट मटेरियल्स, अब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? एक्चुअली वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है, कुछ हम फूड खाते हैं तो फूड की डाइजेशन होती है। जब फूड डाइजेस्ट होती है तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स अनडाइजेस्टेड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्चुअली वेस्ट मटेरियल बोला जाता है। वो जो वेस्ट मटेरियल्स है उसका ज़रूरी है कि उसको हम बॉडी से बाहर रिमूव करें, अदरवाइज वो हार्मफुल फ्लक्चुएशंस हमारे इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट में या सेल्स में काज कर सकता है। तो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन वो मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। देन करें रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स का रिमूव होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। वो नेम से पता चल रहा है, एक्सक्रीट का मतलब होता है खारिज करना, रिमूव करना। नेक्स्ट है वाटर एंड सल्यूट। वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सल्यूट, रेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट। To regulate the concentration of water and solute in our body, in our cell is called osmoregulation. ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, देन आप ये 3 बताएंगे, टेम्परेचर, वेस्ट मटेरियल, वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन। अगर आ जाता है व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ होमियोस्टेसिस या टू रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट, देन आप लिखेंगे थर्मोरेगुलेशंस, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक का थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन रह रहा था कंट्रोल सिस्टम। मतलब होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। मतलब द कंट्रोल समथिंग, कुछ चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होगा किसी भी चीज़ को, वो कंट्रोल सिस्टम इन आवर बॉडी। कंट्रोल सिस्टम लाइक जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, इसी तरह बायो में है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम इसमें क्या होता है, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें या बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें, हमारे पास होते हैं बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं रिसीवर को। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, यानी कि स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है हमारे चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आए चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आए, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। सडन चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, तो इसलिए रिसेप्टर्स को रिसीवर भी बोला जाता है। रिसीवर्स, ये रिसीवर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कर ये दे देंगे कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ये हेल्प करेगा रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, रिस्पॉन्स जनरेट करने में। रिसेप्टर ने क्या किया, स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद इसमें ले लिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, यानी पहले रिस्पॉन्स जनरेट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इफेक्टर्स होते हैं, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग करेंगे इसकी, और इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, यानी कि इफेक्टर से
सिस्टम में देखें सेम ऐसे ही है, जहाँ पर भी होते हैं रिसेप्टर्स, या आप लोगों ने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर। यहाँ पर अगर फिजिक्स में देखें रिसेप्टर्स क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है ये हीट को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करता है, ठीक है। तो इसी फिजिक्स में रिसेप्टर क्या होगा, थर्मामीटर होगा। और अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर जाएगा यहाँ पर हीटर होगा, जो कि फैक्टर को आगे ट्रांसफर करेगा, फैक्टर रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। तो मेन की हमारा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें, इनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्स जनरेट करना, या बल्कि यूँ कह रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम का काम होता है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, या होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस में हेल्प आउट करना, तो ये कंट्रोल सिस्टम का काम है।